इमेजिन कीजिए आपको कहीं ट्रैवल करना है और अचानक से आपको पता पड़ता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, लेकिन उसी वक्त आपका एक फ्रेंड आता है और आपको कहता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। इमेजिन कीजिए आप एक इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला और उसके बाद शायद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिलता। लेकिन आपका फ्रेंड आपके पास आता है, आपके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट। यस, such country and such people is Colombia and Colombians. Colombians have the fame of being the coolest people on earth. The spoken language in Colombia is Spanish. So in Spanish you say tranquilo, no importa, which means relax, it doesn't matter. So whenever they have any problem in Colombia, their friends or their families console them by saying tranquilo, no importa. So this type of attitude in Colombia makes them few of the most interesting people in the world. It's a country known for its rich culture, its carnivals, its Amazon forest, and its good people. It is said that Colombians have eternal youthful looks. वो कभी बूढ़े नहीं होते। तो शायद उसकी वजह ये है कि वो लोग हमेशा लाइफ को बहुत ही रिलैक्स तरीके से लेते हैं, कभी टेंशन नहीं लेते हैं और रिलेशंस को अहमियत देते हैं। और याद रखिए, अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कोलंबिया इज़ अ वेरी वेरी नाइस कंट्री। कोलंबियंस आर वेरी गुड एट हॉस्पिटैलिटी और वो हमेशा आपको फील एट होम करवाते हैं और हमेशा आपको एक स्माइल के साथ मिलते हैं। सो यू कैन प्लान योर वेकेशन टू कोलंबिया एज वेल। अगर आप अपने दोस्तों के साथ या मेहमानों के साथ, गेस्ट के साथ बैठे हैं और अगर मान लीजिए शराब या वाइन पार्टी चल रही है तो आपके एक्सप्रेशंस क्या होंगे? आपके एक्सप्रेशंस होंगे, आप अपने गिलास से गिलास मिलाएंगे और कहेंगे चीयर्स। लेकिन एक जगह ये रूल अप्लाई नहीं होता और वो जगह है हंगरी। हंगरी में लोग कभी भी गिलास मिलाकर चीयर्स नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उसके साथ उनका एक दर्द जुड़ा हुआ है, एक इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में आज का जो हंगरी है ये 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा था, यानी हंगरी एज अ सेपरेट कंट्री डिडंट एग्जिस्ट। तो जब हंगेरियन लोग इस ऑस्ट्रियन एम्पायर से बिल्कुल खुश नहीं थे और 1848 में इन लोगों ने विद्रोह यानी रिबेलियन कर दिया। इस रिबेलियन को बुरी तरह कुचला भी गया और हंगेरियन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। ऑस्ट्रिया की आर्मी ऑस्ट्रिया से चल के हंगरी में घुस गई, उनको बेवजह मारा गया, सिविलियंस के क्रॉप्स जला दिए गए और ऐसे वो सारे काम जिसको हंगेरियंस आज भी याद करना पसंद नहीं करते। जब बैटल खत्म हो चुका था और हंगेरियन लोग सरेंडर कर चुके थे, उसके बावजूद इट इज सेड दैट ऑस्ट्रियन आर्मी ने एक वाइन पार्टी या बियर पार्टी रखी जिसके अंदर उन्होंने अपने जामों को छलकाया। हंगेरियन लोग अपने ही देश में अपनी बेइज्जती बेबसी से देख रहे थे और उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि जिस तरीके से ऑस्ट्रियन आर्मी वाइन छलका रही थी वो कभी भी इस तरीके से शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हंगेरियन लोग भावनाओं में नहीं बहे, उन्होंने शराब का इस्तेमाल बंद नहीं किया, शराब का इस्तेमाल उन्होंने जारी रखा, लेकिन जाम छलकाने बंद कर दिए। तो अगर आप आज भी हंगरी की किसी भी बड़ी सिटी में जाते हैं और अगर आप रेस्टोरेंट में बैठेंगे तो वहाँ पे वो लोग आज भी चीयर्स नहीं बोलते, वो लोग सिर्फ अपने ग्लास को पास लेके आते हैं और पी लेते हैं उसको। तो ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है जो आपको सिर्फ हंगरी में देखने को मिलेगी और हंगेरियन लोग यहाँ तक कि जब बाहर जाते हैं तो भी इस कस्टम को नहीं निभाते हैं क्योंकि उनको स्कूल्स में और बचपन में से शिक्षा दी जाती है कि वो अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। कल्चर्स की बात हो, कल्चरल इवेंट्स की बात हो और इंडिया की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, इंडिया में भी ऐसे कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसे कल्चरल इवेंट्स या कल्चरल हैपनिंग्स हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज की जाती है जिसके बारे में या तो काफ़ी लोग जानते नहीं या फिर उन चीज़ों को इतना पब्लिसाइज नहीं किया गया है। तो ऐसी ही हम बात करेंगे आज बेबी टॉसिंग रिचुअल की। जी हाँ, व्हेन यू एक्चुअली टॉस योर बेबी फ्रॉम अ बिल्डिंग। तो ऐसे दो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर में और कर्नाटका के नगराला विलेज में, जहाँ पे बच्चों को एक बिल्डिंग से गिराया जाता है सिर्फ अपना रिचुअल निभाने के लिए। बट घबराइए मत, इन बच्चों को नीचे ज़मीन पर नहीं फेंका जाता बल्कि नीचे एक ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा रहता है उन बच्चों को नीचे कैच करने के लिए, जो नीचे कपड़े की एक बहुत बड़ी चादर लेके खड़ा रहता है। लेकिन इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है और महाराष्ट्र के सोलापुर में ये रिचुअल करीब 700 सालों से चल रहा है।
सोलापुर में ऐसी बिलीफ है कि 13th सेंचुरी में वहाँ पे एक सेंट थे जिनका नाम था बाबा उमर, और उन्होंने लोगों को ये सलाह दी थी क्योंकि लोगों के बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, एक बिल्डिंग बनाई जाए और उस बिल्डिंग से बच्चों को नीचे फेंका जाए ईश्वर में अपनी आस्था बताने के लिए, और नीचे मिराक्युलसली जादू से एक चादर पेश हो जाती थी और बच्चों को कैच कर लिया जाता था उस चादर में। आज के लोग इतने ताकतवर तो नहीं कि वो अपने बच्चों को विदाउट चादर फेंक दें, लेकिन नीचे एक ग्रुप खड़ा रहता है जो बच्चों को कैच करता है। हालांकि इस रिचुअल की आज कितनी ज़रूरत है इतनी तो हमें नहीं पता, लेकिन उस बच्चे पे काफ़ी अच्छी नींव बीतती। वैसे बच्चों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे इरादे में कुछ पॉलिटिशियंस को उन बिल्डिंग से फेंका जा सकता है, और अगर नीचे से चादर हटा ली जाए तो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, यू मे ऑल किस द ब्राइड। बट मेरे भाइयों, आप इतना एक्साइटमेंट मत दिखाइए, क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा आप देख रहे हैं या जैसा आप इमेजिन कर रहे हैं या सोच रहे हैं। वेस्टर्न वेडिंग्स में इट्स क्वाइट कॉमन कि आफ्टर द वेडिंग जो प्रीस्ट होता है वो कपल को एक मैरिज किस करने के लिए कहता है, जो कि वहाँ पे कस्टमरी है। लेकिन स्वीडन में ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। स्वीडन में जब वेडिंग हो जाती है उसके बाद जैसे कपल में से किसी एक को फॉर एनी रीज़न अगर उनको बाहर जाना होता है तो दूसरा पार्टनर जो है उसको बाकी लोग घेर लेते हैं और किस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्चुअली में सिर्फ एक मजाक होता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लड़की को बाहर जाना हुआ तो जैसे ही लड़की बाहर जाएगी सभी लड़कियां लाइन लगाकर लड़के को किस करना यानी दूल्हे को किस करने की लाइन में खड़े हो जाएंगे, और जब लड़की रूम में वापस आएगी तो उसे वेट करना पड़ेगा लड़के तक पहुंचने के लिए, यानी अपने ही हस्बैंड तक पहुंचने के लिए वेट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से मान लीजिए अगर लड़के को बाहर जाना पड़ता है तो सारे लड़के रूम के खड़े हो जाएंगे और वो दुल्हन को किस करने की लाइन में लग जाएंगे। ये जैसे कि मैंने बताया सिर्फ एक इंजॉयमेंट होता है, एक मज़ा होता है। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, स्वीडन में शादी में इतने लोग नहीं इनवाइट होते जितने कि इंडिया में इनवाइट किए जाते हैं। 150 to 180 पीपल आर मैक्सिमम। तो नाउ यू नो व्हाट हैपन्स इन अ स्वीडिश मैरिज। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं स्वीडन में कोई मैरिज अटेंड करने के लिए तो ध्यान रखिए, सो दैट यू वोंट मिस आउट ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ किसिंग द ब्राइड एंड ग्रूम। जब बात हो हेल्पफुल नेचर, जेनरोसिटी और मेहमान नवाजी की तो डेफिनेटली ईरानियंस आर वेरी टफ टू डिफीट। ईरान हालांकि एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया से दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस कंट्री के कल्चर के बारे में बहुत कम नॉलेज है। बट एक्चुअली जो भी टूरिस्ट ईरान विजिट करके आए उनके हिसाब से ईरान इज़ एक्चुअली अ फैंटास्टिक प्लेस टू विजिट विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड इट्स पीपल आर फैंटास्टिक। ईरानियंस बहुत अच्छे होस्ट होते हैं और वो हमेशा अपने देश में आने वाले किसी भी टूरिस्ट का बहुत ही खुले दिल से स्वागत करते हैं। इसके हमारे पास काफ़ी सारे प्रूफ्स हैं। टिल द स्टार्टिंग ऑफ द 20th सेंचुरी ईरान वॉज एक्चुअली नोन एज पर्शिया। तो यहाँ काफ़ी लोग ये भूल कर देते हैं कि वो ईरान के कल्चर को अरेबिक कल्चर समझ लेते हैं, बट नो, प्लीज़ डू नॉट से दैट और डू नॉट थिंक दैट। ईरानी कल्चर या फारसी कल्चर अरेबिक कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ईरान में कहावत है, मेहमान खुदा का तोहफा होता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जब फॉरेन टूरिस्ट ईरान घूमने गए और वहीं रास्ते में उनको प्रॉब्लम हुई, तो कई बार ऐसा भी उन्होंने एग्जांपल्स बताए हैं, इंसिडेंट्स बताए कि लोगों ने उन्हें अपने घर पे इनवाइट किया चाय पे या खाने पे, या फिर अपने घर पे रात रुकने के लिए इनवाइट किया कि ताकि उन्हें होटल के पैसे ना देने पड़े। इसी तरीके से ईरान में एक कल्चरल थिंग भी है जिसे कहा जाता है तारुफ। तारुफ का एक्चुअली मीनिंग होता है बीइंग पोलाइट टू द गेस्ट, बीइंग पोलाइट टू द विजिटर्स। तो अगर आप ईरान जाते हैं घूमने के लिए और अगर आप किसी स्टोर से कुछ सामान खरीदते हैं तो वो शॉपकीपर अगर आपको कहता है कि उसे उसकी कीमत नहीं चाहिए और वो उसे आपको गिफ्ट दे रहा है, तो एक्चुअली में उसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है। उसका लिटरल मीनिंग ये है कि वो आपसे सिर्फ काइंड रहना चाहता है, आपसे अच्छा बर्ताव करना चाहता है, और वो आपको ये कहने में कतरा रहा है कि वो उसका आपसे चार्ज करना चाहता है, आपसे उसकी कीमत लेना चाहता है। और ईरानियंस इसीलिए सबके बीच में अपनी एक अलग इमेज रखते हैं। हम जनरली स्टोर्स में जाते हैं, जो सामान चाहिए होता है वो लेते हैं, बिल देते हैं और बाहर की तरफ आते हैं, लेकिन हमेशा बिल काउंटर पे कोई ना कोई होता है
लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे आप अपना सामान चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन देयर इज़ नो वन ऑन द बिल काउंटर। आपको अपनी तरफ से पैसा डालना होता है और आप चेंज लेके जा सकते हैं। जी हाँ, ये कंसेप्ट है ऑनेस्टी शॉपिंग और ये होता है स्विट्जरलैंड में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। In Gimmelwald, Switzerland. This is Europe's first unattended self-service village shop. You can come in the shop, there's nobody who works here, but just products. You can get some postcards, you can get some Swiss flags, you can get some things down here on the bargain shelf, ready to pay. You come over here to the honesty box, you pick up an envelope, you write on it what you purchased, put your money in there, and you put it in the honesty box. I forgot to mention, yes, of course, they do have Swiss chocolates. In Mürren, there's the Honor Mini Market Mürren. Self-service, open daily from 8 to 11, and you can get a selection of crackers, sausages, and cheeses. There's a price list here on the side, and then just a box that you put your money in. ऑनेस्टी शॉपिंग का कंसेप्ट 1960s के बाद स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे जब सुपरमार्केट्स और मॉल का कल्चर आ गया तो उसके बाद जो लोकल फार्मर्स थे उनके पास वो इनकम नहीं रह पाई जो कभी रहा करती थी। तो एग्रीकल्चर करने के साथ साथ उनको कुछ पार्ट टाइम जॉब्स भी ढूंढने पड़े। तो उन जॉब्स को करने के लिए उन्हें शहर की तरफ जाना पड़ता है। तो जब भी फसल की कटाई का वक्त आता है तो अपनी फसल को या अपनी प्रोड्यूस को वहाँ पे छोड़ के पार्ट टाइम जॉब करने शहर चले जाते हैं, क्योंकि शहर जाके फसल बेचने में बहुत टाइम लगता है और कई बार उनको वो कीमत नहीं मिल पाती। तो होता क्या है कि वो अपने खेत पे या अपने खेत के कॉर्नर पे एक स्टॉल लगा लेते हैं जहाँ पे वो जो भी सामान उनके पास होता है उनको बेचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मिल्क, चीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और फिर अपना जॉब करने के लिए सिटी चले जाते हैं। और वहाँ पे जो भी ग्राहक आते हैं वो उस अपना प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से पैसा रख के चले जाते हैं। शाम को जब फार्मर्स वापस आते हैं तो वो उस पैसे को लेके अपना काम चला लेते हैं। है ना मज़ेदार ट्रेडिशन। एक्चुअली में जो रेट्स फार्मर्स लगा के जाते हैं कई बार उनके क्लाइंट से ऐसे उम्मीद की जाती है कि वो उससे कुछ ज़्यादा दे के जाएंगे। तो जो अफोर्ड कर सकता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम दैट दे पुट सम मनी एक्स्ट्रा फॉर द फार्मर्स। शाम को आके जब अपना पैसा लेगा तो अपनी मेहनत से उसे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। ज़्यादातर यहाँ पे चोरी के केसेस नहीं होते और लोग अपने फार्मर्स को मदद करना चाहते हैं। सो लेट्स होप दिस सिस्टम कंटिन्यूज एंड द फार्मर्स ऑफ स्विट्जरलैंड एंड इन आवर कंट्री एज वेल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स दे डिजर्व। So this way we are coming to the end of this video. I hope you must have enjoyed. आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो चीज़ें आपको नहीं पता होगी वो आपको पता लगी होगी। So if you like this video, please do click the like button below and subscribe the channel. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप किस और टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहेंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं, हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपके लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट से ही हमें पता पड़ता है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर पा रहे हैं और कहाँ पे हम और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। So that's it in this video. See you soon with a new video on some interesting new topics, and do take good care of yourself. Namaste and bye-bye.